अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सबका। और इस क्लास में मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस देखने हैं। पिछले क्लास में लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का एक जनरल प्रिंसिपल आपको बताया था, क्रिटिकल टेम्परेचर का कंसेप्ट, क्रिटिकल वॉल्यूम का कंसेप्ट और क्रिटिकल प्रेशर का कंसेप्ट आपको दिया था। गैसेस और वेपर्स में एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस आपको समझाया था और आपको यह भी बताया था कि अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना हो तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि टेम्परेचर को क्या करो, कम करो। टेम्परेचर कम होगा, गैस मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिवेलप होंगे। और दूसरा क्या करना है आपने काम कि आपने प्रेशर को बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई होंगे। और गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए जो कंडीशंस हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की, तो टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रहना चाहिए और आपको क्रिटिकल प्रेशर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाई करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो है हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली। आज अगर आपको ये बातें नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो है जिन बातों का काम है आज वो मैं दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, जिनका काम नहीं है उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ठहरे हुए हैं ना। जनरल प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना हो, और मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि आपसे पूछेगा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ अ गैस। तो आपने बताना है कि पहला काम क्या करो, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, ये काम करो। दूसरा काम क्या करो, इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो ना, टेम्परेचर कम करने से कम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन 3RT/2NA, 3R/2NA कांस्टेंट है, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। इन दो रिलेशंस के हवाले से मैंने बात की है अभी। ठीक है, कोई मैंने खलाई मखलूक से जो है ना कोई फार्मूला उधार लेकर के यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ा रखे हैं पहले से ही, और अगर नहीं पढ़ रखे तो चलो अब बता दिए है ना तुमको, अब पढ़ लो। तो टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल करीब आते हैं। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, मॉलिक्यूल करीब आते हैं। ठीक है, और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जाउस थॉमसन इफेक्ट। गैस को लिक्विफाई करने का तरीका जाउस थॉमसन इफेक्ट, जाउस थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में भी पढ़ाया था, इसकी लॉजिक भी आपको तब दे दी थी। अब दोबारा इस पर बात करने का मौका मिल रहा है। देखो, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस जो है ना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस ये सिर्फ नॉन आइडियल गैसेस के लिए है, ये सिर्फ नॉन आइडियल गैसेस के लिए है। आइडियल गैसेस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। And a gas that can never ever be liquefied, a gas that can never ever be liquefied is called an ideal gas. A gas that can never ever be liquefied is called an ideal gas. An ideal gas is that which has no intermolecular forces present between them. ठीक है, तो आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, आप नॉन आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो जाउस थॉमसन इफेक्ट भी है जो आपका, ये नॉन आइडियल गैस के लिए है, बुक पर लिख लो। जाउस थॉमसन इफेक्ट भी आपका नॉन आइडियल गैस के लिए या रियल गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए ये नहीं है। जाउस थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है कि आप किसी हाईली कंप्रेस्ड गैस को, मिसाल के तौर पर ये एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है, ये इसका पिस्टन है और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल हैं, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में है, बहुत सारा इस पर प्रेशर अप्लाई कर रखा है, बहुत सारा प्रेशर इस पर अप्लाई कर रखा है, ये सारा इस पर प्रेशर अप्लाई कर रखा है। ठीक है, आप अलाउ करते हो कि ये गैस एक्सपेंड कर ले, सडनली आपने ये वेट उठा लिया, ये पिस्टन ऊपर खींच लिया। ठीक है, तो होगा क्या, देखो पिस्टन आपने सडनली यहां पर ऊपर खींचा, तो जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास थे तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो गई थी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो गई थी। तो जैसे ही आप पिस्टन खींच करके यहां पर लाए, अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो इतनी सी जगह पर थे उनको इतनी बड़ी जगह मिल गई। तो गैस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, वो तमाम अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो चुकी हैं, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस दौरान जब आपने कंप्रेशन की थी, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो चुकी हैं, ये दूर भागना चाहेंगे लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनको पकड़ेंगी, लेकिन ये फिर भी दूर भागना चाहेंगे तो ये जबरदस्ती दूर भागेंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को
तोड़ने की कोशिश करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, गैस जब हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होगी, वॉल्यूम कम होगा, मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। पिस्टन आप सडनली खींच लेते हो, प्रेशर आप सडनली खत्म कर देते हो, कंटेनर का साइज बढ़ जाता है। गैस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, पूरा अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो उनको ऑक्यूपाई करना है। गैस मॉलिक्यूल यहां से भाग करके पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस दौरान जब आपने कंप्रेशन की थी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो चुकी थी, तो जब ये इधर उधर भागने की कोशिश करेंगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको रोकेंगी। तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से खुद को आजाद करना चाहेंगे। इस काम के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, फोर्स है इसमें, एनर्जी चाहिए। तो यहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी गैस मॉलिक्यूल को, गैस मॉलिक्यूल्स अपनी खुद की एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स अपनी खुद की एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, अपनी जाती एनर्जी, अपने जेब से पैसा खर्च करके, अपनी जेब से एनर्जी खर्च करके इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ करके वो अलग अलग होंगे। जब अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हुई, कूलिंग प्रोड्यूस हुई। ये बात समझ आई। गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड स्टेट में होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप। आपने सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल दूर दूर भागना चाहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए अपनी जेब से एनर्जी खर्च करेंगे, अपनी जाती एनर्जी खर्च करेंगे। और जब अपनी जाती एनर्जी खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च होने से एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और कूलिंग प्रोड्यूस होगी। इस इफेक्ट का नाम है जाउस-थॉमसन इफेक्ट। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, when a highly compressed gas is allowed to expand it cools, it is called as Joule-Thomson effect। तो आप बताओगे ऐसा क्यों होता है, आप बताओगे in highly compressed state gas molecule develop intermolecular forces between them, when that highly compressed gas is allowed to expand, it breaks down the intermolecular forces by utilization of its own energy, while doing so the energy of the gas molecule is consumed. As a result the temperature decreases and cooling is produced. This effect is called Joule-Thomson effect। ये पूरी बात करोगे और साथ एक एग्जांपल दोगे कि बताओगे Joule-Thomson इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है इन लाइन्स मेथड में, ठीक है ना। तो ये बातें करने पर आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छा, लाइन्स मेथड गैसेस को लिक्विफाई करने का जो है एक मेथड है, Joule-Thomson इफेक्ट कूलिंग प्रोड्यूस करने का मेथड है, ठीक है। इस मेथड की मदद से लाइन्स मेथड में जो है गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो और भी मेथड होते हैं, सिर्फ लाइन्स मेथड नहीं है, फैराडेज मेथड है, क्लाउड्स मेथड है, ठीक है। इनमें पता है क्या किया जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, या गैस से कोई मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है, गैस की एनर्जी कंज्यूम करवाई जाती है, फ्रीजिंग लिक्विड की मदद से गैस की एनर्जी को कम किया जाता है। तो इस तरीके से उनमें गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। नाम बता देता हूं, फैराडेज मेथड है, क्लाउड्स मेथड है, हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर लाइन्स मेथड है अपने पास, हम अभी छोटी क्लास में है तो हम अभी लाइन्स मेथड ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये लाइन्स मेथड जो है ये भाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आता है बोर्ड में, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग में आएगा तो फिर क्या करोगे, फिर आप उसमें Joule-Thomson इफेक्ट भी ऐड करोगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन भी ऐड करोगे, और फिर उसके बाद लाइन्स मेथड लिखना स्टार्ट करोगे। और लाइन्स मेथड फिर तब क्या करोगे, हेडिंग्स बनाकर लिखोगे, हेडिंग्स बना करके, ठीक है ना। कम से कम ये 2-2.5 पेज तक फिर पहुंच जाएगा, फिर आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और अगर शॉर्ट में आए तो फिर कट शॉर्ट करके लिखना है, थोड़ा सा करके, हाफ पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और डायग्राम तब भी लाजमी बनानी पड़ेगी, शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में। शॉर्ट में आएगा तो फिर डायग्राम साथ छोटी सी करके बना दोगे, और जब लॉन्ग में आए तो फिर जरा दिमाग का इस्तेमाल करके डायग्राम थोड़ी बड़ी कर देना, लेबल कर देना अच्छे से। तो अभी हम इसको लॉन्ग के नुक्ता नजर से देख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट जो है फिर तुम चीजें खाने या खुद माहिर हो, ठीक है। छोटा करने के लिए जो है किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है तुम्हें, खुद ही चीजों को कट शॉर्ट कर लेते हो, या अगर नहीं भी कर सकते तो भाई हम है ना, जाते हुए इसका खुलासा बताएंगे, वहीं छाप देना शॉर्ट में। आइए देखते हैं लाइन्स मेथड, इसको मिटा दें, इसको भी मिटा देते हैं, लाइन्स मेथड पर बात करते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले बात तो ये करोगे कि लाइन्स मेथड इज एन एप्लीकेशन ऑफ Joule-Thomson इफेक्ट। एमसीक्यू भी पूछता है कि लाइन्स मेथड इज एन एप्लीकेशन ऑफ, 4 नीचे लॉज का नाम दे देगा, साथ लिख देगा Joule-Thomson इफेक्ट। तो आप बताओगे इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ Joule-Thomson इफेक्ट। तो यहां पर हम बात करते हैं लाइन्स मेथड की, लाइन्स मेथड की,
लाइन्स मेथड में क्या किया जाता है, जाउस थॉमसन इफेक्ट का इस्तेमाल करके किसी गैस को लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, यहां से ऐसे फ्रेश एयर आती है, यहां पर ऐसे कंप्रेसर लगा रखा होता है, ऐसे ऐसे, दिस इज आवर कंप्रेसर। ये देखो, ये हमारा कंप्रेसर है, यहां से फ्रेश एयर एंटर होती है, फ्रेश एयर या वो गैस जिसे लिक्विफाई करना है, ये हमारा कंप्रेसर है, दिस इज आवर कंप्रेसर। इसमें गैस को कंप्रेस किया जाता है एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहां पर इतना कंप्रेशन की जाती है कंप्रेसर की मदद से। और फिर जो है इसको यहां से ऐसे पाइप की मदद से ले जाया जाता है, और रास्ते में जो है यहां पर इसे वाटर कूल्ड पाइप्स या रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड की मदद से यहां पर इसे ठंडा भी किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर को सबसे पहले हवा ली जाती है, उसे कंप्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ठीक है, यहां कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर निकलती है, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, उसे यहां पर वाटर कूल पाइप्स या फिर रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड इसका इस्तेमाल करके यहां पर इसको ठंडा भी किया जाता है, मजीद ठंडा किया जाता है, क्योंकि लिक्विफाई करना है तो बहुत कम टेम्परेचर चाहिए हमें। अच्छा, यहां फिर इस पाइप की मदद से इसको लाया जाता है एक्सपेंशन चैम्बर में। ठीक है, जहां पर इस हाईली कंप्रेस्ड गैस को अलाउ किया जाता है कि ये सडनली एक्सपैंड कर जाए, सडनली एक्सपैंड कर जाए। ठीक है, ये जो एंटर होती है ये इस नोजल की मदद से इस चैम्बर में एंटर होती है, नोजल की मदद से। नोजल इसलिए लगाई जाती है ताकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं कोलाइड करें, ऐसे स्पाइरल ट्यूब लगाई जाती है ताकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं यहां से कोलाइड करते हुए यहां तक आए नीचे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि उनकी एनर्जी थोड़ी और कम हो जाएगी, एनर्जी उनकी थोड़ी और कम हो जाएगी। तो यहां से ये एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाते हैं। ये देखो, ये हमारा एक्सपेंशन चैम्बर है। इस एक्सपेंशन चैम्बर से एक पाइप निकल के वापस कंप्रेसर में जा रहा होता है। ठीक है, होता यह है कि एक ही बारी में ये प्रोसेस रिपीट करने पर गैस मुकम्मल लिक्विफाई नहीं हो जाती। ठीक है, गैस मुकम्मल लिक्विफाई नहीं हो जाती। पहले कंप्रेस किया आपने रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से, इसको कूल किया। ठीक है, नोजल की मदद से स्पाइरल ट्यूब से होती हुई यहां पर आ गई एक्सपेंशन चैम्बर में। ये हमारा एक्सपेंशन चैम्बर है, एक्सपेंशन चैम्बर है। ठीक है, तो एक ही बार में जो गैस है कूल करने पर ठंडी नहीं हो जाती, इसे बार बार जो है कूल करना पड़ता है। ठीक है, यहां से ठंडी गैस निकलेगी, वो ठंडी गैस अब दो काम करती है, वो यहां पर आ जाएगी इस जगह पर। ठीक है, और आने वाली गैस को ठंडा करेगी। ठीक है, और इसको ठंडा करने के बाद वापस कंप्रेसर में चली जाएगी। ठीक है, फिर उसको दोबारा कंप्रेस किया जाएगा 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां पर एक ही वैल्यू लिखी हुई है और एग्जामिनर इस पर फोकस करेगा, तो इसको मार्कर से हाईलाइट करके लिखना, चाहे शॉर्ट लिखो चाहे लॉन्ग लिखो। 200 एटमॉस्फेयर की वैल्यू, तो 200 एटमॉस्फेयर से जो है इसको यहां पर 1 एटमॉस्फेयर पर एक्सपेंड किया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर पर एक्सपेंड किया जाता है। तो जब सडन एक्सपेंशन होती है इतनी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, तो जो है फिर कूलिंग प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू जाउस थॉमसन इफेक्ट। क्यों होती है उसकी रीजन आपको पता है, अभी बताई है। यहां से वो गैस वापस ठंडी एयर, यहां से कूल एयर जो है वो वापस कंप्रेसर में आती है, उसे वापस कंप्रेस किया जाता है, वापस ठंडा किया जाता है, फिर वो वापस इस प्रोसेस से गुजर के यहां पर आती है। 6-7 दफा ऐसा करने के बाद हमें यहां पर लिक्विड गैस जो है नजर आने लग जाती है कि गैस कुछ ना कुछ लिक्विफाई हो चुकी है, लिक्विड गैस, और फिर उसको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऑपरेट करता है। शॉर्ट में पूछे तो आपने छोटा सा करके इसको लिखना है, लॉन्ग में पूछे तो डायग्राम बड़ी सी और इस पूरे प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करोगे, सबसे पहले आप बताओगे, कंप्रेसर का जिक्र करोगे, पहली हेडिंग दोगे। ठीक है, बल्कि पहली हेडिंग, ठीक है, आप बता दोगे कि ये जो है जाउस थॉमसन इफेक्ट की एप्लीकेशन है। उसके बाद पहली हेडिंग कंप्रेसर की दोगे, कंप्रेसर की कहानी सुनाओगे कि इसमें गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ठीक है, फिर दूसरी कहानी जो है वाटर कूल पाइप्स या रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड की सुना दोगे। कहोगे कि कंप्रेस्ड एयर को जो है पाइप की मदद से लाया जाता है और उस कंप्रेस्ड एयर को दोबारा मजीद ठंडा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड या वाटर कूल पाइप्स। ठीक है, तीसरी हेडिंग दोगे स्पाइरल ट्यूब। तो आप बताओगे कि ये जो गैस है कूल्ड एयर है, इसको स्पाइरल ट्यूब की मदद से इसको एक्सपेंशन चैम्बर में लाया जाता है। ठीक है, ये नोजल जेट है, दिस इज नोजल जेट, इसकी नोजल है।
नोजल जेट। ठीक है, ये कहानी आप सुनाओगे। चौथी हेडिंग जो है आप दोगे एक्सपेंशन चैम्बर की। आप बताओगे कि एक्सपेंशन चैम्बर में लो प्रेशर होता है, जब हाईली कंप्रेस्ड गैस को एक्सपेंशन चैम्बर में लो प्रेशर पर एक्सपेंड करने का मौका दिया जाता है तो वो गैस ठंडी हो जाती है, वो गैस ठंडी हो जाती है। ठीक है, पांचवी हेडिंग आप दोगे कि रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, रिपीटिंग द प्रोसेस। तो आप बताओगे कि एक ही बार में जो गैस है वो लिक्विफाइड नहीं हो जाती, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है गैस 3-4 बार के बाद या 5-6 बार के बाद जाकर के लिक्विफाई होती है। छठी हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है बिहेवियर ऑफ H2 एंड He। बिहेवियर ऑफ H2 एंड He, हाइड्रोजन और हीलियम का बिहेवियर। ठीक है, आप बताओगे कि हाइड्रोजन और हीलियम को जो है लाइन्स मेथड की मदद से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लाइन्स मेथड। लाइन्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए हीलियम और हाइड्रोजन को लिक्विफाई जरूर किया जा सकता है, लेकिन लाइन्स मेथड की मदद से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनकी रीजंस लिख लो। शॉर्ट में भी पूछता है कि व्हाई हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड यूजिंग लाइन्स मेथड। ठीक है, बुक में इसकी रीजंस नहीं लिखी हुई, तो ये रीजंस आप नोट करो, शॉर्ट में भी लिखोगे और जब लॉन्ग लिखने लगो तो लॉन्ग में ये ऐड करोगे, ये पॉइंट्स ऐड करोगे। ठीक है, जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखना लाइन मेथड का फिर भले ऐड ना करना, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना लाइन मेथड का तब ये लाजमी ऐड करना और ऐसे हेडिंग्स बना करके लिखना। ठीक है ना? अच्छा, तो रीजन इसकी क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम स्मॉल साइज है। पहली चीज स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत स्मॉल है, तो जब साइज स्मॉल होगा तो ये लीस्ट पोलराइज्ड है, लीस्ट पोलराइज्ड है। ठीक है, इनको पोलराइज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और तीसरी बात कि हैव सच स्मॉल वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, स्मॉल वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर that are difficult to achieve, that are difficult to achieve, difficult to achieve। तो आप जानते हो गैसेस को क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो है लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से जो है कम करना पड़ता है। मैंने बताया था एमसीक्यू भी आता है, शॉर्ट भी आता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत लो रहता है, बहुत लो रहता है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल है, इनका पोलराइजेबिलिटी इनकी बहुत कम है। मैंने बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर और पोलैरिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्योंकि ये लीस्ट पोलराइज्ड है इसलिए इनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या है, कम है। ठीक है ना? तो ये थी हेडिंग्स लाइंस मेथड की। अगर आप चाहो तो 6 की बजाय 8 हेडिंग्स भी बना सकते हो, क्योंकि ऊपर एक हेडिंग बना दोगे एप्लीकेशन ऑफ जाउस थॉमसन इफेक्ट, उसमें थोड़ी सी 3-5 करके बता दोगे उसे कि लाइन्स मेथड, जाउस थॉमसन इफेक्ट इज अप्लाइड इन लाइन्स मेथड एंड लाइन्स मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जाउस थॉमसन इफेक्ट। ठीक है ना? तो इस तरह की कहानी सुना दोगे। फिर कंप्रेसर की बात करोगे कि कंप्रेसर में 200 एटमॉस्फेयर पर गैस को कंप्रेस किया जाता है, 200 एटमॉस्फेयर वाज़े मार्कर से लिखा हुआ हो। फिर बताओगे इस कंप्रेस्ड एयर को पाइप्स में ले जाया जाता है, जहां पर वाटर कूल्ड पाइप्स या रिफ्रिजरेटिंग लिक्विड की मदद से जो है उसको मजीद ठंडा किया जाता है। ठीक है, इस हेडिंग में। फिर बताओगे कि स्पाइरल ट्यूब्स की मदद से इस एक्सपेंशन चैम्बर में आने का मौका दिया जाता है। एक्सपेंशन चैम्बर में लो प्रेशर होता है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कंप्रेस की गई गैस को जब सडन एक्सपेंशन का मौका मिलता है तो फिर कूलिंग होती है। एक ही बार में लिक्विफाई नहीं हो जाती, इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है अंटिल द गैस इज लिक्विफाइड। और बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बताओगे कि ये स्मॉल साइज हैं, लीस्ट पोलराइज हैं, हैव सच स्मॉल वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर दैट आर डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है, इनको लाइन्स मेथड की मदद से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हेडिंग्स बना करके आप इसको बढ़ा चढ़ा सकते हो। ठीक है ना? डायग्राम जो है लॉन्ग अगर लिखो तो हाफ पेज की होनी चाहिए और लेबल बड़े अच्छे से होनी चाहिए, एक चीज लेबल होनी चाहिए। यहां से दिखाओ कि भाई यहां से ताजा हवा आ रही है, हाँ हम इतने अच्छे हैं कि ताजा हवा का बंदोबस्त कर रखा है। और भाई चलो एक शेर याद आ गया ताजा हवा से, सुना देता हूं, क्या याद करोगे। शायर कहता है, पायल कभी पहने कभी कंगन उससे कहना, पायल कभी पहने कभी कंगन उससे कहना, और ले आए मोहब्बत में नयापन उसे कहना। मैकश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, मैकश कभी आंखों के भरोसे नहीं रहते, शबनम कभी भरती नहीं बर्तन उसे कहना। इस हब्स में वरना तो हवा तक नहीं आती, इस हब्स में वरना तो हवा तक नहीं आती, ये तो है दरीचों का बड़ापन उसे कहना।
दरीचों का बड़ा पन है भाई, देखो ताज़ा हवा आ रही है। और शायर कहता है कि एक पल से ज्यादा नहीं दुनिया की मसहरी, ये तुम्हारे लिए, एक पल से ज्यादा नहीं दुनिया की मसहरी, और एक शब्द से ज्यादा नहीं दुल्हन उसे कहना। घर बार बुला देती है दरिया की मोहब्बत, कश्ती में गुजार आया हूं जीवन उसे कहना। कुछ लोग कभी लौट कर गाँव नहीं जाते, कुछ लोग भुला देते हैं बचपन उसे कहना। ठीक है ना। तो ताज़ा हवा से वही शेर याद आ गए, कुछ सुना दिए तुम्हें। तो वही ताज़ा हवा का पहले बंदोबस्त करते हैं, इधर कंप्रेसर में उस ताज़ा हवा को कंप्रेस किया जाता है, फिर पाइप्स की मदद से लेकर के जाया जाता है, रिफ्रिजरेटिंग लिक्विड से मजीद ठंडा किया जाता है, स्पाइरल ट्यूब से इधर आने का मौका दिया जाता है, एक्सपेंशन चैम्बर में सडन एक्सपेंशन होती है, कूलिंग होती है, फिर जो है ठंडी हवा को वापस जो है ले जाया जाता है कंप्रेसर में। तो आखिर कंप्रेसर भी इंसान है यार, गर्म हवा कब तक बर्दाश्त करेगा, तो ठंडी हवा को ले जाया जाता है। समझ आई है। तो इस तरह से हेडिंग्स बना करके लिखनी है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।